हम आज आपको मोहित ग्रेवाल से बातचीत दिखाएंगे। ये मोहित ग्रेवाल है जिन्होंने हाल ही में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये 125 किलोग्राम के हैवीवेट भारत के पहलवान हैं और जूनियर से सीनियर स्तर पर कुश्ती लड़ रहे हैं। मोहित, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आप ब्रॉन्ज मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत के लेकर आए हैं। पहले ही सवाल आपसे ये है कि बहुत विवादों के बाद आप कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने गए, तो सबका आपके ऊपर दबाव भी था कि भाई क्या ये जो सिलेक्शन हुआ है वो सही हुआ है, क्या ये सिलेक्शन गलत तो नहीं है। सतेंद्र आज भी आपसे चीज़ को लेकर कहता है कि मैं जाना चाहिए था, गलत हो। भले ही उस पर ऊपर UWW ने भी घोषित कर दिया कि आप विजेता थे। तो जब आप खेलने गए थे वहाँ पे, तो इस तरह की चीज़ें क्या आपके दिमाग में चल रही थी कि विवादों के बाद आप वहाँ सीधा खेलने पहुँचे थे? जी देखो, ये इनसे कोई मेरा वो लेना देना ही नहीं था और मेरे को क्लियर पता था कि मेहनत करी थी और भगवान ने उसका सही फैसला भी दिया। जो भी हुआ मेरे लिए, जो मैं एक ही चीज़ सोच के जाता हूँ कि भाई किसी का बुरा ना हो, सब अच्छे से हो, सब खुश रहे, एक ही मैं कामना करता हूँ हमेशा। और मैं मेडल के लिए जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ। आपने देखा होगा, मैंने जैसे अभी मेरे रिसेंटली 4 इंटरनेशनल मेडल आए हैं, तो यही सोच के गया था भाई देश के लिए मेडल लेके आना है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था और मेरे सिर्फ एक ही मन में थी, मेरे को मेडल लेके आना है। 125 किलोग्राम जो वेट कैटेगरी है वो सबसे हैवी मानी जाती है और इसमें इंडिया के सुमित मलिक, जहाँ तक मुझे ध्यान है, सुमित का 36 स्टेडियम उनका दबदबा था। वो डोप में फंस गया, वो हट गए। अभी ओपन 125 किलोग्राम खाली हो गया था। अब आप इस कैटेगरी में आए और आपने आखिरी मेडल जीत लिया, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो अभी खालीपन आए इसको आप भर देंगे पूरे आगे, क्योंकि आगे बड़े बड़े टूर्नामेंट सामने हैं? देखो जी, मेरा तो टारगेट अभी 2 साल पहले इंजरी हो गई थी, उसको ठीक करना शुरू किया था। तो एक ही टारगेट लेके चला था कि 2024 ओलंपिक और उससे पहले जो भी ये गेम्स हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और नेशनल, जैसे मैंने छोटे छोटे टारगेट बना रखे थे मेरे, मैं उनको धीरे धीरे अचीव कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पहले ही टारगेट बना लिया था कि भाई कॉमनवेल्थ गेम्स तो लड़ना ही है और उसमें ज़रूर मेडल लेके आना है। मेरे पास नोटबुक भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने उसमें किस तारीख को, जब से मैंने रिहैब शुरू किया था नी का, उसी तारीख को मैंने लिख दिया था कि भाई मैं कॉमनवेल्थ ज़रूर लड़ूंगा और ज़रूर मेडल लेके आऊँगा देश के लिए। तो जब आप कॉमनवेल्थ गेम्स में गए तो उसके लिए आपने कोई खास तैयारी की थी, क्योंकि आप चोटिल भी हो गए थे और आप कैंप में भी सोनीपत में थे और आप यहाँ भी आ रहे थे, तो एक ट्रैवलिंग था और दूसरा जो आपको चोट लगी थी उससे आप किस तरीके से उभर कर आए, और खासकर ये बड़ा टूर्नामेंट था आपके करियर के लिए, तो उसके लिए आपने कोई खास तैयारी की थी वीरेंद्र को साहब के साथ या अपने कुछ टीम के साथ जो आपके साथ के लड़के उनके साथ? खास तैयारी थी, सुबह 4:30 उठते थे, सुबह 4:30 उठ के कोसा प्रैक्टिस करवाते थे, फिर कैंप में भी करते थे। तो कैंप लगा हुआ था, जैसे वहाँ भी प्रैक्टिस करते थे, 2-2, 3-3 टाइम प्रैक्टिस करी है हमने। तो फिर एक ये तो था ही कि भाई गेम्स हैं, एक कंपटीशन है, मैं ज़्यादा दबाव लेके नहीं चलता। एक बस ये रहता है कि वहाँ से हमें मेहनत करनी और मेडल लेके आना, एक ही टारगेट रहता है। तो जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो उसके बाद आपके मन में क्या चल रहा था, क्या फीलिंग थी? वो वहाँ पोडियम पे खड़ा होना और जब देश के नाम लगे रहे होते हैं, भारत माता की जय सुन रहे होते हैं गान में, तो किस तरीके से आपके लिए वो पल था, किस तरीके से आप उस माहौल को फील कर रहे थे? बहुत ही अच्छा पल था मेरे लिए, पर कहीं ना कहीं मेरे को वो जो गोल्ड की कमी है और जो तिरंगा और राष्ट्रीय गान की जो कमी है, जो वहाँ गूंजना चाहिए था, उसकी कमी बहुत खली है मेरे को। और आगे मैं चाहूँगा भविष्य में कि एक बार नहीं, बार बार मैं वो राष्ट्रीय गान सुनूँ अपना, क्योंकि उससे एक अलग ही आपके उत्साह होता है और एक गोल्ड लाने के बाद मतलब अलग ही मज़ा होता है उसका। एक 125 किलोग्राम में इतने रेसलर नहीं है जिससे पहलवानों को प्रैक्टिस मिल पाती है, तो आप चाहते हैं कि भी आपके लिए विदेशी दौरे पर भेजे या विदेशी कैंप में आपको भेजा जाए, जिससे आपको आपके लेवल का एक पार्टनर मिल जाए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, खासकर एशियन गेम्स को देखते हुए? ये तो ज़रूर होना चाहिए, जैसे 2-3 महीने या 2 महीने बाहर ट्रेनिंग हो, हमें भी अलग पार्टनर्स मिले जो अलग टेक्निक सप्लाई करते हैं, उनके पास टेक्निक से स्पीड वर्क, स्मार्ट वर्क ज़्यादा है, उनके पास शेड्यूल्स भी ज़्यादा है अपने से, तो फिर ज़रूर भेजना चाहिए। क्योंकि क्लाइमेट भी चेंज होता है, तो हर एक डाइट भी चेंज होती है, तो वो अडेप्ट करते हैं तो हमारी बॉडी और स्ट्रॉन्ग होती है। एक थोड़ा सा इनसे सॉफ्ट सवाल है, 1-2। आप खाविंदा अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं,
और जो वीरेंद्र कोच है वो आपको काले सांड ऐसे कुछ कहते हैं, और आप एक हंसमुख मजाक के अंदाज में रहते भी हैं, सब लोग आपको पसंद भी करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोच साहब का प्यार है या फिर इसमें भी आप उनकी डांट देखते हैं? कोच साहब का तो ये प्यार ही है जी, ये सबको कोई हुआ, चाहे पहले भी अखाड़े में सुमित था, बुंडू बोलते थे उसको, और जैसे दीपक है इसको भी कुछ भी कह देते हैं। तो ऐसे तो ये सब बच्चों के साथ ऐसे ही हंसी मजाक में रहते हैं ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और पता भी ना लगे। वो आप एटमोसफेयर है वो कूल रहे। हाँ, कूल रहे। एक बार आप अपनी डाइट के बारे में बताइए, क्या 125 किलोग्राम के जो पहलवान होते हैं क्या वो हर तरह की डाइट खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, या उनका भी कोई लिमिट तय की गई है डाइट को लेकर, कैंप में, सोनीपत में, या फिर यहाँ वीरेंद्र अखाड़े में? यहाँ अपना अपना जैसे बॉडी होती है तो पहलवानों को पता लग जाता है कि भाई आपको क्या चीज़ सूट करती है क्या नहीं, तो वो उसी हिसाब से खाते हैं। अच्छा, अब जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स खेल गाँव था, तो खेल गाँव में भी उस पर प्रॉपर डाइट मिली हुई थी या कोई कमी आपको वहाँ दिखी थी कुछ? ना, कोई कमी नहीं थी, प्रॉपर डाइट थी वहाँ, और टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट लंच सब मिलता था, सब कुछ अवेलेबल था आपके। एक मिनट भाई, ऐसे रहना।